नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चौहान एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जो अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान का अफवाह तंत्र है, उसमें आज मुख्य अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चंबल नदी तंत्र। चंबल नदी का जो तंत्र है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इसमें अपन बात करेंगे आज इसकी सामान्य जानकारियाँ और बात करते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं जो छोटी में और बड़ी एग्जाम में दोनों में मिलकर आते हैं। तो उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं अपन कि कौन कौन से प्रश्न इसमें आते हैं। तो आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें, जिससे आपको ये बातें समझ में आएगी। तो बात करते हैं आज चंबल नदी तंत्र। मुख्य जो अपना मुद्दा है आज या मुख्य टॉपिक है जिसको बोलते हैं अपन चंबल नदी तंत्र। चंबल नदी नाम से लेकर इसकी शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले चंबल नदी, इसके अगर उपनाम अगर बात करते हैं, उपनाम, तो इसको चणावती, कामधेनु, कामधेनु और बारहमासी, 12 है मासी नदी के नाम से ये जानते हैं। चंबल नदी के 3 मुख्य उपनाम है, चमरवती, कामधेनु और बारहमासी या सदा वाहिनी नदी भी इसको बोलते हैं। ये तो आगे इसके नाम से लेकर अब बात करते हैं इसका उद्गम। तो उद्गम की बात करते हैं तो उद्गम ये मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी, वहां से जो जानापावा की पहाड़ी है वहां से इसका उद्गम होता है दोस्तों। और ये उद्गम होने के बाद ये मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये वापस राजस्थान से बाहर निकल जाती है और उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश में जो यमुना मुख्य नदी है वहां पे जाकर ये इसका संगम इससे हो जाता है। तो अगर इसका राज्य की बात करते हैं तो 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 3 इसके राज्य हैं। एक तो आ गया मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 3 इसके राज्य क्षेत्र है जो अफवाह क्षेत्र के रूप में आते हैं। बात आ गई राज्य की। अब बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं जिसमें इसका अफवाह क्षेत्र है या इसका मुख्य रूप से गुजरते हैं। तो राजस्थान की बात करते हैं। सबसे पहले ये राजस्थान में जब ये प्रवेश करते हैं तो मध्य प्रदेश का एक स्थान आता है जिसको अपन बोलते हैं चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ मध्य प्रदेश में है और यहां इस तरफ है भैंसलोडगढ़। भैंसलोडगढ़ ये चित्तौड़ में है और चौरासीगढ़ ये मध्य प्रदेश में है। तो चौरासीगढ़ से ये प्रवेश करती है, भैंसलोडगढ़ चित्तौड़ जिले में प्रवेश करती है। यह मुख्य रूप से बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश से राजस्थान में ये प्रवेश करती है। कहां से? चौरासीगढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं। तो यह तो आ गया इसका प्रवेश का। फिर जैसे ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं तो कौन कौन से जिलों में, तो जिलों की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा आ गया? चित्तौड़गढ़, यहीं पे बात कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी का भी कुछ हिस्सा यहाँ पे लगता है तो बूंदी, और सवाई माधोपुर, करौली और लास्ट में है धौलपुर। धौलपुर से ये उत्तर प्रदेश में चली जाती हैं। तो जिले हैं इसमें मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये मुख्य रूप से जिले हैं जहां पे इसका अफवाह तंत्र पाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसका जो उद्गम है वहां से लेकर इसके संगम तक की जो कुल लंबाई है वो कितनी है। अगर कुल लंबाई की बात करते हैं अपन, कुल अगर लंबाई की बात करते हैं तो 1051 किलोमीटर, 1051 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई पाई जाती है, जो कि उद्गम से लेकर संगम तक की पाई जाती है। और बात करते हैं कि इसकी राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में इसकी 322 किलोमीटर की इसकी लंबाई पाई जाती है ओनली राजस्थान में। जो राजस्थान में भैंसलोडगढ़ से लेकर धौलपुर तक की इसकी मतलब मुख्य रूप से जो लंबाई पाई जाती है वो 322 किलोमीटर की पाई जाती है। तो ये तो हो गई इसको लंबाई से लेकर। अब बात करते हैं कि इसमें सहायक नदियों की, सहायक नदियों की बात करते हैं दोस्तों। तो सहायक नदियों में देखो
सहायक नदियां अगर बात करते हैं दाईं तरफ और बाएं तरफ, बाएं तरफ से बात करते हैं ब्राह्मणी और बनास, दो मुख्य नदियां हैं। और बात करते हैं दाईं तरफ से, दाईं तरफ की बात करते हैं तो याहू, काली सिंध, नेवाज, परवन, सीप, पार्वती और किन्नू, ये बाईं तरफ से आने वाली इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। दोस्तों बात करते हैं अपन कि जो याहू से लेकर कुन्नू, देखो एक नदी है सीप, ये मुख्य रूप से कहां पे है, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर जिले में है, सवाई माधोपुर जिला राजस्थान में, तो वहां पे ये है। और ये नदियां हैं जो किन्नू, पार्वती, परवन, नेवाज, काली सिंध और याहू और जानपावा की पहाड़ी, ये सब कहां पे है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो इन सब नदियों का जो उद्गम स्थल है वो कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। बात करते हैं जो नेवाज नदी है, नेवाज मध्य प्रदेश से निकलती है और जहां पे मिलती है वो है झालावाड़, झालावाड़ में ये किसमें, परवन नदी में मिल जाती हैं। और याहू नदी है ये भी झालावाड़ में ही, ये भी झालावाड़ में ही किसमें मिल जाती है, काली सिंध नदी में मिल जाती हैं। और परवन नदी है ये काली सिंध नदी में मिलती है कोटा में, ये कोटा में मिलती हैं। तो मुख्य रूप से बोल सकते हैं कि ये नदियां महाराष्ट्र से निकलती हैं, सॉरी मध्य प्रदेश से निकलती है, एमपी से, मध्य प्रदेश से निकलती हैं। और ब्राह्मणी और बनास ये राजस्थान से निकलती है। अब सबसे बड़ी सहायक नदियां, तो सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करते हैं तो बनास है, वो प्रथम स्थान रखती है। ये सबसे बड़ी नदी है, लगभग 512 किलोमीटर की ये लंबाई है इसमें राजस्थान की, जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है। तो चंबल नदी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बनास है। और बात करते हैं कि दाईं तरफ से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है, काली सिंध। ये सिर्फ दाईं तरफ से आने वाली सबसे बड़ी नदी है काली सिंध, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती हैं। तो ये तो बात आ गई इनकी मुख्य सहायक नदियों की। अब बात करते हैं अपन राजस्थान में इसकी कुछ विशेषताएं जहां से प्रश्न बन के आते हैं, तो उन प्रश्नों की बात करते हैं, उन विशेषताओं की बात करते हैं कि कौन कौन से इसमें प्रश्न है वो बनकर आते हैं, तो आप उनका ध्यान रखना विशेष तौर से। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी कुछ विशेषताएं। विशेषताओं में सबसे पहले है कि राज्य में, इस नदी में राज्य में सर्वाधिक सतही जल, सतही जल, सर्वाधिक सतही जल इसी नदी में पाया जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सतही जल है वो इसी नदी में पाया जाता है। तो प्रश्न आता है इसका कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसमें सर्वाधिक सतही जल पाया जाता है, तो वो कौन सी है, चंबल नदी। दूसरी बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन है राजस्थान में सर्वाधिक इसी नदी में मिलता है, चंबल नदी में। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक या इस नदी में, इस नदी में सर्वाधिक उत्काद भूमि, इसमें सर्वाधिक उत्काद भूमि मिलती है और इसमें सर्वाधिक बीहड़ भूमि मिलती है। उत्काद भूमि में सर्वाधिक मिलती है जिसको अपन बेड लैंड के नाम से जानते हैं, बेडलैंड के नाम से जानते हैं। बीहड़ भूमि सर्वाधिक इसी में मिलती है। और यह नदी है डांग क्षेत्र की प्रमुख नदी है। डांग क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है, चंबल नदी। तो ये विशेष तो है। दोबारा से अपन बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल कौन सी नदी में पाया जाता है, तो चंबल नदी में पाया जाता है। दूसरा कि सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन कौन सी नदी में पाया जाता है, वो भी चंबल नदी में पाया जाता है। सर्वाधिक उत्काद भूमि या बेडलैंड कौन सी में पाया जाता है, तो वो भी चंबल नदी है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि है वो भी चंबल में पाई जाती है। और डांग क्षेत्र की प्रमुख नदी है, डांग क्षेत्र जो प्रतापगढ़ और जो
चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है पर डांग क्षेत्र के रूप में, कोटा बूंदी के आसपास का क्षेत्र है तो डांग क्षेत्र के रूप में पाए जाते हैं। तो ये डांग क्षेत्र की प्रमुख नदी है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसके द्वारा पेयजल या बोल सकते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, जो एक उद्देश्य के साथ अनेक प्रकार के उद्देश्यों को सफल बनाती हैं, एक के साथ अनेक उद्देश्य की पूर्ति होती है, उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय। तो अनेक प्रकार से ये कार्य करती है, इसलिए प्रमुख नदी है डांग क्षेत्र की। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में बात करते हैं इसमें सुरक्षित जीव कौन से हैं। इस नदी में सुरक्षित जीव वो कौन कौन से हैं, तो 3 प्रकार के इसमें जीव है जो सुरक्षित पाए जाते हैं। तो बात करते हैं तीनों जीवों की। पहला जो जीव है वो है घड़ियाल। घड़ियाल, दूसरा है गांगेय, गांगेय सूस, गांगेय सूस जिसको अपन डॉल्फिन, डॉल्फिन, गांगेय डॉल्फिन के नाम से भी जानते हैं। और ये गांगेय डॉल्फिन ये राष्ट्रीय जलीय जीव है दोस्तों, ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय जलीय जीव, गांगेय डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव इसको बोला जाता है। और तीसरा है वो है अपना, तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा अपना मुख्य है वो है उदबिलाव, उदबिलाव, उदबिलाव इसका तो तीसरा मुख्य जीव है जो इस नदी या इस नदी घाटी क्षेत्र में या इस नदी अफवाह तंत्र में मुख्य सुरक्षित जीवों के रूप में व्याप्त है। जो 3 है, घड़ियाल, गांगेय सूस और उदबिलाव, ये इसके मुख्य सुरक्षित जीव है जो इस नदी के या इस नदी की सहायक नदियों में पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट विशेषताएं, और कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। और विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें झूलता हुआ पुल जिसको हैंगिंग ब्रिज कहा जाता है, कहां पे है दोस्तों, कोटा में, इसी नदी पर स्थित है। ध्यान रखना है, झूलता हुआ पुल जिसको हैंगिंग ब्रिज बोलते हैं, कोटा में इसी नदी पर स्थित है। दूसरा अपन बात करते हैं जलप्रपात की। जलप्रपात की बात करते हैं तो चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। अब चूलिया जलप्रपात ये कहां पे है, भैंसरौड़गढ़ में, भैंसरौड़गढ़ जो कहां पे है, चित्तौड़ में, चित्तौड़ में भैंसरौड़गढ़ है चूलिया जलप्रपात। देखिए जैसे ये 84गढ़ से, मध्य प्रदेश के 84गढ़ से प्रवेश करती है तो भैंसरौड़गढ़ जो तहसील है वो लग जाती है चित्तौड़गढ़ की। जैसे ही आगे चलते हैं तो वहां पे आता है भैंसरौड़गढ़ दुर्ग, और भैंसरौड़गढ़ दुर्ग के पास ही एक प्रपात है चूलिया जलप्रपात, जहां से इस चूलिया प्रपात से जो चंबल नदी है 60 फीट की ऊंचाई से गिरती है, 60 फीट की ऊंचाई है, वहां से चंबल नदी गिरती है। और उसके पास ही ब्राह्मणी नदी है, उसके पास से ही ब्राह्मणी नदी है, उसमें मिलती हैं। कहां से, चूलिया जलप्रपात के पास से ही मिलती हैं। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 60 फीट। और ये चंबल नदी पर स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चंबल नदी पर स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, चूलिया जलप्रपात, इसका आपको ध्यान रखना है। और इसी के पास में कौन सी नदी मिलती है, ब्राह्मणी नदी। तो कई बार प्रश्न आता है कि चंबल नदी के पास से मिलने वाली नदी कौन सी है, ब्राह्मणी नदी। तो ध्यान रखना है, ब्राह्मणी, या इसको ब्राह्मणी बोल सकते हैं या फिर बामनी नदी भी बोलते हैं। बामनी नदी निकलती कहां से, चित्तौड़ से, चित्तौड़गढ़ से ये निकलती है। और जलप्रपात चूलिया जलप्रपात के साथ
वहां पे पास में आकर ये मिल जाती हैं। चूलिया जलप्रपात कहाँ पे है? भैरसोनगढ़, जो चित्तौड़ जिले में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो चंबा नदी का सबसे ऊंचा बांध है, इसके बारे में बात होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की इसकी। देखिए दोस्तों, 84 गढ़, चंबा नदी की बात है कि 84 गढ़ जो मध्य प्रदेश है वहां से लेने के बाद ये कोटा तक 84 गढ़ से कोटा तक, 84 गढ़ से लेकर कोटा तक ये एक लंबे गार्ज में बहती है, लंबे गार्ज में बहती है, जिसको महाखड़ के नाम से भी जानते हैं, महाखड़। तो कहां से? 84 गढ़ से लेकर कोटा तक, 84 गढ़ से लेकर कोटा तक लंबे एक गार्ज में, जिसको महाखड़ का नाम भी दिया जाता है, महाखड़ यहाँ लंबे गार्ज में बहती हैं। तो प्रश्न कई बार आ जाता है कि चंबा नदी है वो लंबे गार्ज में बहती हैं, वो कहां से कहां तक विस्तृत हैं? तो 84 गढ़ मध्य प्रदेश से कोटा तक ये जो गार्ज है वो अवस्थित है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं अपन रामेश्वर घाट की। देखिए दोस्तों, रामेश्वर घाट में एक तो चंबल जो मुख्य नदी है, फिर है बनास नदी और एक नदी है सिप, यहाँ पे बनाती है संगम, यहाँ पे संगम है। और ये भी कौन सा है? त्रिवेणी संगम है दोस्तों। और ये त्रिवेणी संगम किस नाम से जानते हैं? रामेश्वर घाट के नाम से जानते हैं। और रामेश्वर घाट ये मीणाओं का कुंभ कहा जाता है। रामेश्वर घाट को मीणाओं का कुंभ कहा जाता है, इसका आपको ध्यान रखना। इससे पहले जो नदी तंत्र पढ़े थे, माही नदी, उसमें जो बेणेश्वर धाम था, बेणेश्वर धाम ये आदिवासियों का था, आदिवासियों का कुंभ। ये दोस्तों आदिवासियों का कुंभ था। लेकिन ये रामेश्वर घाट है, ये रामेश्वर धाम है, कहाँ पे है? ये सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में है रामेश्वर धाम, जो कि त्रिवेणी संगम है बनास, चंबल और सीप नदी का। और ये रामेश्वर धाम मीणाओं का कुंभ कहा जाता है। तो एक प्रश्न ये भी बनता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की। नेक्स्ट इसकी विशेषता है, एक इसमें प्रश्न बन के आता है सोमेला क्या है? देखो, सोमेला इससे संबंधित है। यह एक तो नदी आती है काली सिंध, और एक नदी आती है याहू। जब ये दोनों नदी जहां पे मिलती हैं, याहू नदी और काली सिंध, ये दोनों नदी जहां पे मिलती हैं, तो वहां पे इनका संगम होता है। और इस संगम को ही सोमेला नाम से जानते हैं। याहू नदी और काली सिंध नदी, इन दोनों का जो वहां पे संगम होता है, उस संगम को सोमेला नाम से जानते हैं अपन। और यह कहाँ पे है? झालावाड़ में। कहाँ पे है? झालावाड़ में। तो बोल सकते हैं कि झालावाड़ जिले में काली सिंध और याहू नदी के संगम को सोमेला कहा जाता है। और इसी के पास एक दुर्ग है, जिसको गागरोन दुर्ग बोलते हैं अपन। और गागरोन दुर्ग है, ये एक जल दुर्ग है, गागरोन दुर्ग जल दुर्ग है। तो बोल सकते हैं कि काली सिंध और याहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो गागरोन, जो कि एक जल दुर्ग है और बहुत ही बढ़िया एक पर्यटक स्थल भी है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। दो नदियों के संगम पर है, एक तो याहू और एक काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट इसकी विशेषता की।
अब दोस्तों बात करते हैं अपन इस चंबल नदी से जुड़ी बांध परियोजनाएं कि कितनी बांध परियोजनाएं हैं और वो कौन कौन सी उनमें पर्सन है जो एग्जाम में आते हैं। तो बांध परियोजनाओं की बात करते हैं अपन सबसे पहले। कि बांध परियोजनाएं हैं वो कितनी हैं और वो कहाँ पे अवस्थित है, कौन कौन से पर्सन वो मिलते हैं। तो बात करते हैं बांध परियोजनाएं जो चंबल नदी पर अवस्थित है। ये चंबल नदी है वो जाना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश एमपी यानी मध्य प्रदेश से निकलती हैं और यमुना नदी में जाकर ये नदी है वो चंबल नदी है वो मिल जाती है, संगम हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर बात करते हैं बांध परियोजना की, तो बांध परियोजनाएं हैं वो 4 परियोजनाएं हैं वो 4 हैं और इन 4 परियोजनाओं को बनने में 3 चरण लगे थे। 3 चरणों में 4 बांध परियोजनाएं बनकर तैयार हुई थी। तो सबसे पहली परियोजनाएं हैं वो मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में हैं। तो सबसे पहली है गांधी सागर बांध परियोजना। गांधी सागर बांध परियोजना ये पहली परियोजना है। दूसरी है राणा प्रताप सागर बांध परियोजना। तीसरी है जवाहर सागर बांध परियोजना और चौथी है कोटा बैराज। ये 4 मुख्य परियोजनाएं हैं जो चंबल नदी पर अवस्थित हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले अपन कि 3 चरणों में 4 परियोजनाएं लागू है वो कौन कौन सी हुई हैं। तो जो पहला चरण था उस पहले चरण में एक तो कोटा बैराज और एक गांधी सागर बांध परियोजना ये पहले चरण में बनकर तैयार हुई थी। तो ये ध्यान रखना पहले चरण में कौन कौन सी है, गांधी सागर बांध और कोटा बैराज ये पहले चरण में थी। राणा प्रताप सागर बांध ये दूसरे चरण में थी और जवाहर सागर बांध ये थी तीसरे चरण में। तो इस प्रकार 3 चरणों में 4 परियोजनाएं हैं वो बनी थी। सबसे पहले बात करते हैं कि गांधी सागर बांध परियोजना, ठीक है। तो ये गांधी सागर बांध परियोजना की बात करते हैं। तो गांधी सागर बांध परियोजना ये चरण कौन सा था, प्रथम चरण है प्रथम और स्थान है मंदसौर मध्य प्रदेश में ये परियोजना है और यहाँ चंबल नदी पर स्थित सबसे ऊंचा बांध चंबल नदी पर स्थित सबसे ऊंचा बांध है। प्रश्न बन के आता है कि चंबल नदी पर स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो गांधी सागर बांध परियोजना जो कहाँ पे है, मंदसौर में, और सबसे ऊंचा बांध है इसलिए मंदसौर में होने के कारण इसका एक प्रश्न और बनता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा बांध है जो राजस्थान से बाहर स्थित है, तो वो कौन सा है, गांधी सागर बांध परियोजना मंदसौर मध्य प्रदेश में है। ये एकमात्र ऐसा बांध है जो मध्य प्रदेश यानी राजस्थान से बाहर है, बाकी सारे बांध राजस्थान के अंदर स्थित हैं। तो ये तो बात आ गई किसकी, गांधी सागर बांध। अब बात करते हैं इसमें विद्युत उत्पादन की बात करते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से 43 मेगावाट के लगभग 5 संयंत्र लगे हुए हैं। 43 मेगावाट के लगभग 5 संयंत्र यहाँ पे लगे हुए हैं। इन 5 में से टोटल की बात करते हैं तो 115 मेगावाट है वो यहाँ पे बिजली बनाई जाती है अकेले गांधी सागर बांध परियोजना में, ठीक है। तो
43 मेगावाट संयंत्र के 5 ऐसे संयंत्र लगे हुए हैं जो टोटल 115 मेगावाट यहाँ पे बिजली उत्पादन करते हैं। ये बात आ गई गांधी सागर बांध परियोजना की। अब बात करते हैं राणा प्रताप सागर बांध परियोजना। ये कहां पे है? ये चरण इसका था दूसरा, और है कहां पे? ये चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ जिला है, वहां पे ये बांध परियोजना है वो बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब ये बांध परियोजना है, इससे एक प्रश्न बनकर आता है, इस परियोजना से बनकर आता है कि ये चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध। गांधी सागर के लिए आता है सबसे ऊंचा बांध। गांधी सागर के लिए आता है सबसे ऊंचा बांध, लेकिन राणा प्रताप सागर के लिए आता है सबसे बड़ा बांध है। ठीक है दोस्तों, दूसरा एक विद्युत ग्रह है रावतबाटा परमाणु विद्युत ग्रह। इस रावतबाटा को परमाणु विद्युत ग्रह को इस राणा प्रताप सागर बांध के द्वारा जलापूर्ति की जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न बनकर आता है कि राणा प्रताप सागर बांध को कौन से विद्युत ग्रह को जलापूर्ति की जाती है? तो रावतबाटा परमाणु विद्युत ग्रह है, वहां पे जलापूर्ति की जाती है राणा प्रताप सागर बांध परियोजना। अब इसमें अगर बात करते हैं विद्युत परियोजना, तो इसमें लगभग 43 मेगावाट, जो 43 मेगावाट है, इसमें 4 संयंत्र लगते हैं, जो कुल 172 मेगावाट बिजली है वो बनती है। कुल कितनी? 172 मेगावाट बिजली है वहां पे मिलती है। 43 मेगावाट के 4 संयंत्र लगे हुए हैं, 172 कुल मेगावाट बिजली यहाँ पे उत्पन्न होती है। तो ये बात आ गई राणा प्रताप सागर बांध की। अब बात करते हैं अपन जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध यह है जो कोटा बूंदी की सीमा है, उस कोटा बूंदी की सीमा पर ही स्थित है। और चरण की बात करते हैं तो ये तीसरा चरण, अंतिम चरण में तैयार हुआ था ये बांध। और दोस्तों, इस अंतिम चरण में तैयार होने के बाद जैसे ये तैयार हुआ तो इसके लिए बोला जाता है कि ये चंबल नदी पर स्थित एक पिकअप बांध है। पिकअप बांध के रूप में जवाहर सागर बांध है वो बनाया गया है, जो तीसरे अंतिम चरण में बनकर तैयार हुआ था। और कोटा बूंदी की जो जहाँ पे सीमा लगती है वहीं पर ये अवस्थित है, और इसको पिकअप बांध की श्रेणी में लिया गया है। पिकअप बांध कि जब गांधी सागर और राणा प्रताप सागर में बांध में पानी अधिक हो जाने के पानी अधिक छोड़ा जाता है या किसी कारणवश पानी अधिक आ जाता है, तो ये जवाहर सागर बांध है वो अधिक पानी संग्रह कर सकता है या पानी इकट्ठा कर सकता है। इसको बोलते हैं पिकअप बांध। पानी रोकने में सक्षम है, अधिक पानी रोकने में सक्षम है, इसलिए इसको बोल सकते हैं पिकअप बांध। ठीक है, ये तो बात आ गई अपनी जवाहर सागर बांध। और यहाँ पर अगर विद्युत उत्पादन की बात करते हैं तो यहाँ पर 33 मेगावाट के 3 संयंत्र लगे हुए हैं, जो 99 मेगावाट कुल 99 मेगावाट है वो विद्युत उत्पादित करते हैं। 33 मेगावाट के कितने हैं? 3 संयंत्र, टोटल 99 मेगावाट बिजली यहाँ पे बनती है। तो दोस्तों, ये 3 ऐसे बांध परियोजना है जहां पे विद्युत उत्पादित की जाती है, विद्युत उत्पादित की जाती है तीनों बांधों में। अब बात करते हैं चौथा बांध। मैंने तीनों बांधों का नाम इसलिए लिया है क्योंकि जो कोटा बैराज है ये कोटा में स्थित है, और चरण था इसका प्रथम चरण। प्रथम चरण में गांधी सागर और कोटा बैराज प्रथम चरण में तैयार हुए थे। तो
कोटा में स्थित है, प्रथम चरण में तैयार हुआ था। ये 3 परियोजनाएं हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये विद्युत उत्पादित की जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे विद्युत उत्पादित है वो नहीं की जाती। तो इसको क्यों बनाया गया था? इसको बनाने का प्रमुख कार्य क्या था? सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना है यह एक सिंचाई परियोजना है, और सिंचाई परियोजना होने के कारण इससे मुख्य रूप से अपन इस क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाएं या फसल कार्य उगाया जाता है, सिंचाई की जाती है। यहाँ पे विद्युत उत्पादित नहीं की जाती, इसका ध्यान रखना है। 4 में से एक ही ऐसा बांध है जहाँ पे विद्युत उत्पादित नहीं की जाती है। अब सिंचाई परियोजना में यहाँ पे मुख्य रूप से इस कोटा बैराज में 2, एक तो बाई नहर, 2 नहर निकाली गई थी, बाई नहर और दाई नहर, 2 नहर वो निकाली गई थी। बाई नहर इसमें राजस्थान के कोटा और बूंदी जिले को सिंचाई के लिए पानी है वो उपलब्ध किया जाता है, और इसमें है कोटा बारा, इसमें राजस्थान के कोटा और बारा, इन 2 को सिंचाई परियोजना के लिए, सिंचाई के लिए पानी है वो उपलब्ध की जाती है। इन दोनों जिलों के साथ साथ ये एमपी में, मध्य प्रदेश में भी पानी उपलब्ध करवाते हैं इस नहर के द्वारा, दाई नहर के द्वारा मध्य प्रदेश में भी जाती है, और राजस्थान के भी 2 जिलों में पानी है वो भेजते हैं सिंचाई परियोजना में। अब बात करते हैं कि जो दाई परियोजना है, इस दाई परियोजना से 14 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, लिफ्ट नहरें निकाली गई है, जिसमें से 8 लिफ्ट नहरें हैं वो राजस्थान के जिलों को जल उपलब्ध करवाती हैं, और 6 हैं वो एमपी मतलब मध्य प्रदेश राज्य को जल उपलब्ध करवाती हैं। 6 मध्य प्रदेश में और 8 राजस्थान में। और ये दाई जो नहर है वहीं से ये 14 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, ये भी प्रश्न आता है, तो इसको भी आप विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी चंबल नदी से बनने वाले प्रमुख प्रश्न। और अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें व शेयर करें, जिससे आपके पास सारी वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।